तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कैप्टन ओ को दिखाते हुए, जो उन सभी अपहरण किए हुए लोगों को बता रहे होते हैं कि हमारे पंख पूरी तरह से योग्यता केंद्रित है, तो यहाँ तुम सभी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और सभी को यहाँ देखो, मैंने जो ब्लू कलर का बेल्ट पहन रखा है वो हमारे पंथ में एक उच्च कोटि का योद्धा का प्रतीक है। और मैं एक उच्च कोटि का योद्धा हूँ जो अपनी योग्यता और उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। और जो लोग ये रक्तपंथ के सभी पड़ाव पार कर लेते हैं उसके सीने से ब्लड वर्म निकाल दिया जाता है और उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। तो ऊपर उठो, फिर तुम सभी लोगों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। और फिर कुछ लड़कियां चिल्लाते हुए बोलती है, क्या सच्ची में वो लोग हमारे सीने से ब्लड वर्म निकाल देंगे? और फिर एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे बस एक उच्च कोटि का योद्धा बनना है। और फिर हमें अपना मेन कैरेक्टर वोनी को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोच रहा होता है कैप्टन ओ ने जो कहा है उसके बाद सभी को उम्मीद जागी होगी, पर इन सभी को अच्छी तरह से पता नहीं होता है कि वे धीरे धीरे पंथवादी बनने जा रहे हैं। और फिर कैप्टन ओ सीटी मारने के लिए रेडी होते हुए बोलता है, मुझे लगा कि मैंने कोई दृश्य पैदा ना करने के लिए कहा था, तो तुम लोग बातचीत क्यों कर रहे हो? और इतना बोलते ही वो पूरा जोर से सीटी बजाता है और तभी वोनी चिल्लाते हुए अपने हाथों से दोनों कानों को बंद कर लेता है। और जोबेक वोनी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम अपने कान क्यों बंद कर रहे हो? वह सीटी तेज थी, लेकिन उस तरह अति प्रतिक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जोबेक सोचता है, क्या मुझे भी उसी की तरह कॉपी करना चाहिए? और इतना बोलते ही तभी सभी लोग अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और सोडम वोनी से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और सभी को क्या हुआ है? सभी को इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? और वोनी बोलता है, जब सीटी बजती है तो हमारे सीने के अंदर जो ब्लड वर्म है वो भड़क जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सभी कोई दर्द के मारे चीख रहे होते हैं, पर वोनी अपने सीने में हाथ रखते हुए बोलता है, वह बहुत अजीब है, लेकिन जब उसने सीटी बजाई तो मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है। और कैप्टन वो देखते हैं कि उसकी सीटी बजाने की वजह से सभी कोई नीचे गिरे हुए होते हैं और दर्द के मारे चीख रहे होते हैं। और फिर कैप्टन उन सभी को बताते हैं, मैंने तुम्हें उच्च श्रेणी का योद्धा के बारे में सिखाया था, क्योंकि यह एक प्रथा है और तुम लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम में से कोई भी यहाँ टिक पाएगा। और तुम में से कितने लोग सोचते हो कि तुम ईमानदारी से यहाँ पहुँच सकते हो? मुझे तो लगता है कि अधिक से अधिक तुम में से 2 या 3 लोग ही यहाँ पहुँच पाओगे और बाकियों को तुम्हारे सारे जीवन के लिए ब्लड वर्म के साथ ही रहना होगा। और फिर जोबेक गुस्से से चिल्लाते बोलता है, डैम इट, किसी भी तरह से मैं अपनी पूरी जिंदगी इस ब्लड वर्म के साथ नहीं जी सकता हूँ। और फिर कैप्टन और चिल्लाते हुए बोलते, तुम लोग कब तक नीचे पड़े रहने की योजना बना रहे हो? चलो जल्दी से सभी कोई उठो। फिर सभी लोग उठकर बैठ जाते हैं। फिर कैप्टन और बोलते, ठीक है, आखिरकार तुम लोग सही आकार में नजर आ रहे हो। और फिर उन्हें अपना मन में सोचता है, मैं 100% निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्लड वर्म मेरे सीने में है। और सोडम बोलते, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने कान बंद कर रहे थे। और वो नहीं बताता, भले ही तुम अपने कान बंद कर लो, फिर भी तुम उस ब्लड वर्म को फैलने से पूरी तरह नहीं रोक सकते। और फिर वो नहीं सोचता, काश मेरे पास डेंटियन होता तो मैं अपने शरीर का ब्लड वर्म को जांच कर सकता। और फिर तभी जोबेक बोलता है, ठीक है, मैंने निर्णय कर लिया इस टास्क को पूरा करने का, क्योंकि हमने ब्लड वर्म निगल लिया है तो हमारे पास बचने का कोई और रास्ता नहीं है। और वो वोनी की तरफ देखते हुए बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अच्छे हो मार्शल आर्ट में, और मैं तुम्हारी जैसे डेंटियन बास्टर्ड की तुलना में आगे हूँ, और मैं शीघ्र ही उच्च कोटि के योद्धा के पद पर पहुंच जाऊंगा। फिर मैं ब्लड वर्म निकलवाऊंगा और उन सभी से बदला लूंगा। और फिर वो नहीं सोचता यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है। और कैप्टन ओ को दिखाया जाता है, जो सभी से बोल रहे होते हैं, अब जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तो तुम सभी एक एक करके यहाँ पर आना। और तभी जोबेक अपना हाथ ऊपर उठाता है कुछ पूछने के लिए। और फिर कैप्टन बोलता है, क्या है? फिर जोबेक पूछता है, कैप्टन, मैं ये परीक्षा देने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहूँगा। और सोडम वोनी से पूछती है, क्या वो इसलिए मुंह बना रहा है क्योंकि तुमने उसे पहले नहीं बताया कि आगे क्या करना है? और वो नहीं सोचता है, तो यह उस वजह से है। और फिर कैप्टन जोबेक से बोलता है, आगे बढ़ो ट्रेनी। और फिर जोबेक यस सर बोलकर दौड़ते हुए जाने लगता है। और वह दौड़ते हुए पीछे मुड़कर वोनी से बोलता है, देखो वोनी, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और मैं तुम्हें यह दिखाने जा रहा हूँ कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। और फिर जोबेक जैसे ही कैप्टन के पास पहुँचता है तो कैप्टन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और जोबेक चिल्लाते हुए कुछ दूर पीछे जाकर गिर जाता है। और वह कैप्टन गुस्से में जोबेक से बोलता है, क्या तुम बहरे हो गए हो? क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम लोग अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो? और तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, सिर्फ लाइन में रहो और केवल मेरे आदेश अनुसार ही आगे बढ़ो।
और जब तुम्हारा उच्च अधिकारी तुम्हें आदेश दे तो उस पर ध्यान दो। और जोबेक को नीचे गिरा हुआ देखकर सभी लोग पूरा डर जाते हैं और डर के मारे सभी लोग यस सर बोलने लगते हैं। और फिर कैप्टन ओबोनई से बोलता है, तो रेडियन अर्थ कबीले का ओबोनई, तुम रैंक मूल्यांकन परीक्षा में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति होगे। और वो नहीं कैप्टन ओ की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर बोलता है, मैं सर। फिर वो नहीं सोचता है कि मैं जानता था कि वह कुछ न कुछ मेरे बारे में सोच रहे होंगे और वह कैप्टन सचमुच मेरे लिए मेरे रास्ते का कांटा बन गए हैं। और वह कैप्टन वो नहीं से बोलता, क्या किसी पंथ के गौरवशाली वंशज को इससे कोई समस्या है? फिर वो नहीं कैप्टन के सामने अपने सिर को झुकाते हुए बोलता है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है सर, मैं बस आपके विचार के लिए आभारी हूँ। और वह सोचता है, यह जीवन मेरे लिए आसान नहीं होने वाला है। फिर वो नहीं उस डीमन गुफा के अंदर चला जाता है। फिर कैप्टन सभी अपहरण किए हुए लोगों से बोलता है, तुम में से बाकी लोग भी लाइन में खड़े हो जाओ, हम ऑर्डर में चलेंगे। और वो नहीं अंदर जाते हुए अपना मन में सोचता है, इस परीक्षा को दोबारा देने का अनुभव यह थोड़ा नया लग रहा है। और फिर वह अपने आप से बोलता है, ग्यून नाम का कैप्टन ने मेरे पिछले जीवन में इसकी देखरेख की थी। फिर वह सोडम वो नहीं से बोलती है, लेकिन तुम्हारे पास डेंटेन भी नहीं है तो तुमको अपने पिछले जीवन में कौन सा रैंक का बोर्ड मिला था, ये कैसे पता चलेगा? फिर वो नहीं बोलता है, मुझे लो रैंक का बोर्ड मिला था और विभिन्न मिशनों के लिए निचले रैंक वाले आदमियों का उपयोग फेंके जाने वाले मोहरे के रूप में किया जाता है। फिर सोडम सोचते हुए बोलती, यह तो बहुत कठोर लगता है। और फिर वोनी को एक आदमी दिखाई देता है जो वोनी से पूछता है, क्या तुम लियू यांग सिटी के वुनहुई हो? फिर वोनी चौकन्ना होते हुए सोचता, अगर यदि मैं गलत नहीं हूँ तो यह आवाज़ उसकी ही होनी चाहिए। ओह, तो उस कैप्टन ने मेरे लिए यह तैयारी की है और वह उस समय की तुलना में छोटा है जब मैं उसके अपने पिछले जीवन में मिला था, लेकिन मुझे यकीन है कि यह वही है। और सोडम बोलती है, क्या तुम इसे जानते हो? फिर वह बोलता, हाँ, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, वह मेरे पिछले जीवन में डायरेक्टर सुपीरियर थे। और वह सोडम हैरान होते हुए बोलती है, तुम्हारे पिछले जीवन में वो तुम्हारे डायरेक्टर सुपीरियर थे? और तुम अपने पिछले जीवन में किस दल में थे? वो नहीं चिल्लाते हुए बोलता है, ब्लड उल्फ स्क्वाड। वह सोडम बोलती है, ब्लड उल्फ स्क्वाड, इसका मतलब है कि वह ब्लड उल्फ स्क्वाड के कैप्टन हैं? और तभी वो नहीं बोलता, हाँ, यह वही नाम है जिसका जिक्र मैंने जोंगहू के सामने किया था, नो संगू द ब्लड उल्फ कैप्टन। फिर वह कैप्टन वोनी से बोलता है, तुम मेरे जवाब का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने पूछा कि तुम लियू यांग सिटी के वुनहुई हो। फिर वोनी सोचता है, तो कैप्टन हो कि यह चतुर योजना थी, लेकिन कितनी शर्म की बात है जब मैं उस फोर्स ब्लड स्टार को भी धोखा देने में कामयाब रहा जिसे मैं पहले कभी नहीं मिला था, तो ये कौन सी खेत की मूली है? और किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा देना जिसे मैं अपने पिछले जीवन में अच्छी तरह से जानता हूँ, तो यह कुछ भी नहीं है। अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। और वो ने उस कैप्टन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता, हाँ, मैं लियू यांग शहर के रेडियन कबीले का बहुत बड़ा सदस्य हूँ ब्लड उल्फ कैप्टन। मैंने अपने दादाजी से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर वो ब्लड उल्फ कैप्टन वोनी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने जो कहा कि तुम्हारे दादाजी ब्लड उल्फ स्क्वाड के योद्धा थे, लेकिन ब्लड उल्फ स्क्वाड में तुम्हारे दादाजी जैसा मेल खाने वाला कोई योद्धा नहीं है। और वो नहीं सोच में पड़ जाता है। फिर से वो ब्लड उल्फ कैप्टन अपने तलवार को दिखाते हुए बोलता है, मुझे सच सच बताओ कि तुम वास्तव में कौन हो? और फिर यह पूछते ही वो ब्लड उल्फ कैप्टन वुनहुई का गर्दन पकड़ लेता है। और फिर वो वुनहुई का गर्दन पकड़े हुए गुस्से से बोलता है, अगर यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। और क्या तुमने उनसे कहा कि तुम्हारे दादाजी मेरे पिता के अंडर में काम करते थे और मैं शुरू से ही ब्लड उल्फ स्क्वाड में ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मुझे वो सभी योद्धा याद है जो मेरे पिता के अंडर में काम करते थे? और फिर वह सोडम होने से बोलती है, अरे उसे सब कुछ पता चल गया, क्या तुम उसे खुद से संभाल सकते हो? अगर यदि तुम नहीं संभाल सकते हो तो मुझे बाहर खींचो, जल्दी करो। और वो सोडम ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि सोडम एक तलवार होती है और वह सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है और वह उन्हीं का मन की बात भी सुन सकती है। फिर वो नहीं सोडम से बोलता, अगर मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल दूं तो स्थिति और खराब हो जाएगी और अभी के लिए मैं इससे सिर्फ बात करने की कोशिश करूंगा। और फिर वो ब्लड उल्फ कैप्टन वुनहुई के ऊपर तलवार से वार करने ही वाला होता है। तभी सोडम बोलती है, मुझे जल्दी बाहर निकालो वुनहुई। और फिर वुनहुई जल्दी से अपनी सोडम तलवार को बाहर निकाल कर उसके वार को रोक देता है। फिर वो अपना मन में सोचता है, इसका वार तो काफी तेज लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हिप टूटने वाला है और मैं नहीं जानता कि कोई इंसान इतना तेज कैसे हो सकता, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे बातचीत करके संभाल नहीं सकता। और इतना बोलते ही तभी वो ब्लड उल्फ कैप्टन वुनहुई को एक लात मार देता है। और वुनहुई अपना मन में बोलता है, धत तेरी की, ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर अधिक समय तक नहीं टिकने वाला है इसके सामने। और वो ने उड़ते हुए जाकर एक गुफा के दीवार से टकरा जाता है और उसका शरीर से ब्लड निकलने लगता है। और वह सोडम बोलती है, अपने आप को संभालो वुनहुई। फिर वो नहीं सोचता है, सीट यार, उसका क्रूर व्यक्तित्व वैसा ही जैसा मेरे पिछले जीवन में था।
फिर सोडम पूछती है क्या तुम ठीक हो वुनहुई। और हम लोग देखते हैं कि वुनहुई के सिर से ब्लड निकल रहा होता है, फिर भी वह बोलता है मैं ठीक हूँ सोडम। और वह हमला कोई तकनीक नहीं था और वह ब्लड वुल्फ कैप्टन वुनहुई की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। फिर सोडम उसे चिल्लाते हुए बोलती है अगर यदि तुम ठीक हो तो इधर ध्यान दो, वो बूढ़ा आदमी फिर से आ रहा है तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। फिर वो नहीं बोलता है मुझे अचानक से चक्कर आ रहा है और मुझे ध्यान केंद्रित करने में कठिन हो रहा है। फिर सोडम बोलती है क्या, और वह फिर दीवार की ओर देखते हुए बोलती है अरे नहीं, तुमने अपना सिर गुफा के दीवार में ठोक लिया। और फिर वह सोडम बोलती है ठीक है, जब मैं तुम्हें उसके हमले को ब्लॉक करने के लिए बोलूंगी तब तुम रेडी रहना ब्लॉक करने के लिए। और वह दाहिनी ओर से तुम्हारे गर्दन के क्षैतिज स्लेज की ओर वह हमला कर रहा है, चलो जल्दी से उसके हमले को ब्लॉक करो अभी। और वह उसके हमले को रोक लेता है, पर वह हमला इतना जोरदार होता है कि वह उस हमले की दबाव की वजह से वह पीछे की ओर फेंका जाता है और उसका सोडम तलवार उसके हाथ से छूट जाता है। और वह ब्लड वुल्फ कैप्टन सोच में पड़ जाता है कि इसने मेरे दो बार हुए तेज हमले को रोक कैसे लिया। और वो ने अपना मन में सोचता अरे यार, मैं तो सचमुच लगभग मर ही गया था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया, धन्यवाद सोडम। और वह सोडम तलवार को देखते हुए बोलता अरे यार, वो तो मेरे हाथ से छूट गया है। और तभी वह ब्लड वुल्फ कैप्टन वुनहुई के छाती पर पैर रख देता है और वो वुनहुई से पूछता है कि तुम मुझे जवाब दो कि तुमने मेरे बारे में इतना कुछ किससे सुना है। और वुनहुई एक स्माइल देते हुए सोचता है कितनी राहत की बात है, वह मुझसे पूछताछ करने के बारे में सोच रहे हैं और मैं यही अवसर का तो इंतजार कर रहा था। और फिर वह ब्लड वुल्फ से बोलता है कैप्टन, क्या आप अपनी छोटी बहन को नहीं ढूंढना चाहते हो। और वह कैप्टन चौंकते हुए बोलता है मेरी छोटी बहन। और फिर बोलता है ऐसा लगता है जैसे कि तुमने मेरे बारे में काफी अच्छी तरह से रिसर्च किया है। और वह अपने पैर से वुनहुई की छाती को दबाते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि तुम इस तथ्य से चूक गए क्योंकि मेरी इकलौती बहन पहले ही मर चुकी है। और वुनहुई उसे चिल्लाते हुए बोलता है लेडी नो से वह अभी भी जीवित है और जिस दिन आपके पिता की हत्या हुई उसी दिन उसका अपहरण कर लिया गया था। और वह कैप्टन बोलता है क्या कहा तुमने। फिर वुनहुई बोलता है घटना स्थल पर लेडी सेवा की लाश ही आग की लपटे से क्यों जली, वो जो लाश थी वो लाश नकली थी और आपकी छोटी बहन अभी भी जीवित है। अगर यदि तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आइए एक सौदा करें। और फिर वो कैप्टन बोलता है तुम मेरे सिस्टर के नाम कैसे जानते हो, तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे झांसा नहीं दे रहे हो। और वह यह बोलकर वुनहुई के सर के सामने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है। और फिर वह बोलता है ठीक है, मान लो कि मैं तुम्हारे द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा और इसे सुनने के बाद मैं सौदा करने के बारे में सोचूंगा। तो बताओ सेहवा अभी कहाँ पर है। और वुनहुई उसे बताता है वो अभी लूनर फ्लावर मर्चेंट मंडली में है। और वह कैप्टन चौंकते हुए बोलता है क्या लूनर फ्लावर मर्चेंट मंडली में है। और फिर वो वुनहुई को बताता है लूनर फ्लावर मर्चेंट मंडली का स्वामित्व तो फर्स्ट ब्लड स्टार के पास है, तो मेरे पिता की हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड फर्स्ट ब्लड स्टार है। और वुनहुई बोलता हाँ, यह वैसा ही है जैसा आपने अनुमान लगाया था और यह सब आपके गुस्से को भड़काना और ब्लड वुल्फ स्क्वाड को नियंत्रित करने के लिए था। और फिर वो कैप्टन को बताता है फर्स्ट ब्लड स्टार जेंग्रेओन, ये सब उसी का प्लान था। और वो कैप्टन वुनहुई की बातों पर विश्वास नहीं करता और वह बोलता है नहीं, ये सब बकवास है और मेरे पिताजी के शरीर पर घाव निश्चित रूप से बताया गया था। फिर वुनहुई बोलता है क्या आपने इसे स्वयं देखा था कैप्टन, और आपके पिता के शव का जांच किया, सब कुछ लूनर फ्लावर मर्चेंट ट्रूप के क्लियर मून कमांडर द्वारा नियंत्रित किया गया था, है ना। और महिला जिनजियांग में लूनर फ्लावर मर्चेंट ट्रूप की यूमी ब्रांच में है और वहां पर बहुत सारे आंखें होगी, तो इसीलिए कृपया किसी भरोसेमंद व्यक्ति को जांच के लिए भेजें। और अगर यदि यह इतना है तो क्या मैं मान सकता हूं कि आप सौदा करने के लिए इच्छुक हैं, और कृपया एक बार मेरी मदद करें जब मुझे आपकी ताकत की आवश्यकता है। और फिर वह ब्लड वुल्फ कैप्टन वुनहुई की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है यदि तुम्हारी कहानी की सारी बातें झूठी निकली तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, मैं सीधे तुम्हारी गर्दन काटने आऊंगा। फिर वुनहुई उसके हाथ को पकड़कर उठते हुए बोलता है मैं पहले ही ब्लड वर्म खा चुका हूँ, क्या वो भी कोई समस्या होगी हमारे लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी बहन को जल्द ही ढूंढ लें। और वह कैप्टन बोलता है नहीं, मैं अभी भी तुम पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए वुनहुई तुम भागने की कोशिश मत करना। और हालांकि यदि तुमने जो कुछ कहा है वो सब सच हुआ तो समझौता के बावजूद भी मैं तुमको जीवन भर अपना उद्धार करता मानूंगा। और फिर वुनहुई कैप्टन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता आप अफवाहों की तरह उदार हैं, थैंक यू ब्लड वुल्फ कैप्टन। और यह बोलकर वुनहुई अपना मन में सोचता यही कारण है कि मैं कैप्टन नो को भरोसा करा सका और अपने पिछले जीवन में उनका अनुसरण कर सका। और फिर ब्लड वुल्फ कैप्टन वुनहुई के हाथ में रैंक बोर्ड दे देता है और वुनहुई उसे देखते हुए बोलता है यह तो मिड रैंक का बोर्ड है जो मुझे कैप्टन ने दिया है। और वह कैप्टन वुनहुई से बोलता है मैंने तुम्हें यह मिड रैंक का बोर्ड इसलिए दिया है क्योंकि तुमने मेरे 2 हमले को ब्लॉक कर दिया है,
इसीलिए तुम्हारे पास योग्यता है और इस ओहदे के कारण मैं इसे तुम्हें नहीं दे रहा। और क्या तुमने अपनी दादाजी से मेरे व्यक्तित्व के बारे में सुना था? फिर वो नहीं बोलता, यदि मेरा उत्तर यही है तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? और फिर वह कैप्टन वहाँ से जाते हुए बोलता, अच्छा तो तुम्हें क्या लगा कि मैं एक झूठे इंसान की बातों में आ सकता हूँ? और मैं यह नहीं जानता कि तुम चतुर हो या मूर्ख। और तुमने अभी तक अपनी दादाजी का नाम का जिक्र नहीं किया, और जब मैंने तुम पर थोड़ा दबाव डाला तो तुमने सारी जानकारी को अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया। फिर वो नहीं बोलता, तुम्हारे द्वारा मेरा काम पूरा हो गया। और वह ब्लड वुल्फ कैप्टन बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम पर एक बार भरोसा करूंगा वुनहुई। फिर वह सोडा वुनहुई से बोलती, ओह वो तो बहुत करीब था, और मुझे लगा कि मेरे तुम्हारे हाथ से छूटकर फेंका जाने के बाद कुछ बुरा होगा तुम्हारे साथ। फिर वो नहीं बोलता, हाँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। और फिर वो नहीं उस गुफा से बाहर निकल जाता है। और वह ब्लड वुल्फ कैप्टन सोचता है, वो बिल्कुल अजीब बच्चा है। उस स्थिति में इतना शांत रहना, ऐसा लगता है जैसे वह जितना दिखता है उससे 10 साल अधिक जी चुका है। और वह मूवमेंट पहले, भले ही मैं उसकी पहली सफलता का श्रेय भाग्य को देता हूँ, पर जब उसने दूसरी बार ब्लॉक किया तो उसकी दोनों आंखें बंद हो गई थी। और वह वुनहुई की तरफ देखते हुए सोचता, यह कहना बहुत मुश्किल रहेगा कि उसने मेरे को महसूस किया है, और मैं यह कैसे कहूँ कि यह असंभव है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी मदद कर रहा हो। और मेरे विचार भटक रहे हैं, पर किसी कारण से मैं उसे नफरत नहीं करता हूँ, और ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे पहले से ही जानता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है कैप्टन ओ को दिखाते हुए, जो वुनहुई से बोल रहा होता है, तेजी से चलो और सभी कोई अपने रैंक के हिसाब से अरेंज हो जाओ, और जो मिड रैंक के लोग हैं वो मेरे साथ चलेंगे। फिर जोबेक को दिखाया जाता है, जो चौंकते हुए वुनहुई से बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है लियू यांग के खच्चर, तुम कैसे कर सकते हो? तुम मेरे जैसे मिड रैंक कैसे हो सकते हो? फिर वुनहुई हंसते हुए अपना मिड रैंक का बोर्ड दिखाता है, तो जोबेक बोलता है, हंसो मत यू बिच। और फिर सभी लोग अपने अपने टास्क को पूरा करके वहां से कैप्टन ओ के साथ जाने लगते हैं। और तभी जाते हुए जोबेक रास्ते में वुनहुई से बोलता है, मैं इसके बारे में कितना भी देर तक सोचूं, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुमने इसका अर्थ कैसे निकाला। जबकि तुम्हारे पास डेंटेन भी नहीं है तो भी तुम मेरे जैसे मिड रैंक का बोर्ड कैसे ला सकते हो? इसका मतलब है कि तुमको विशेष उपचार मिला है क्योंकि तुम रक्तपंथ से हो। फिर गुस्से में जोबेक वुनहुई से बोलता है, मैं तुम्हें देख लूंगा और मैं अगले टेस्ट में जरूर जीतूंगा। और फिर सोडम धीरे से वुनहुई से बोलती है, वो लड़का जोबेक तुम्हारा सुपर कॉम्पिटिटिव है। फिर वुनहुई सोडम से बोलता है, यह बहुत एनोइंग है क्योंकि वह मुझसे लड़ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो दोनों ओवर रिएक्टिंग कर रहे हैं। और वह सोडम बोलती है, वो दोनों? ओह अब मैं समझ गई कि कैप्टन ओ वो दूसरा आदमी है। और वुनहुई, जब से तुम 9 संघों का सामना करने के बाद ठीक होकर आए हो, ऐसा लगता है कि तुम उसकी चिंता बन गए हो। वो बार बार तुम्हारी ओर ही देखता रहता है। फिर वुनहुई बोलता है, खैर चूंकि ब्लड वुल्फ स्क्वाड कैप्टन ने मेरे बैकग्राउंड की गारंटी दी है, इसीलिए उसने मुझे चुनने का अधिकार खो दिया है। इतना तो समझ में आ गया है कि वो पागल है। और वह ब्लड वुल्फ कैप्टन ने मेरे बारे में कैप्टन ओ से बोला है कि वो निसंदेह पिछले नेता का वंशज है, पर कैप्टन ओ को विश्वास नहीं होता और वह बोलता है, यह नहीं हो सकता है, वो ब्लड वुल्फ स्क्वाड का वंशज नहीं हो सकता। और वह सोडम बोलती, लगता है इसे भी कैप्टन ओ ने खा लिया उस पाद की तरह। फिर वुनहुई शर्मिंदा होते हुए बोलता है, प्लीज उस बारे में बात करना बंद करो सोडम। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 13 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।